नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक मौर्य और इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के संशोधन के बारे में कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकते हैं या उसमें किसी प्रोविज़न को चेंज कर सकते हैं या किसी नए आर्टिकल या किसी नए प्रोविज़न को ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अमेंडमेंट के अंतर्गत आती है। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, उसका प्रोसीजर क्या है। इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संशोधन। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अमेंडमेंट होता क्या है और क्यों होता है। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो 1950 में जो है वो लागू हुआ था। तो उस वक्त के हिसाब से वो सारी चीज़ें उस वक्त के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस वक्त के सिनेरियो के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो प्रोविज़न किए गए थे। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय बीत रहा है बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलती जा रही हैं। जैसा कि कहते ही हैं ये परिवर्तन संसार का नियम है, तो बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। तो उन उन सारी चेंज को जो है वो अप्लाई करने के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ता है। तो उस चेंज को करने को ही हम कहते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है सुधार, यानी कि जब हम कोई सुधार करते हैं संविधान में तो उसको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये तो हो गया अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कि होता है, लेकिन अब सवाल आता है कि क्यों होता है, वाई। तो उस सवाल का आंसर हो गया कि हाँ, क्योंकि समय के साथ साथ जो है किया जाता है, जो भी चेंज होते हैं उसको चेंज करते हैं, इसलिए अमेंडमेंट किया जाता है। फिर दूसरा सवाल आता है हाउ। दूसरा सवाल आता है हाउ कि कैसे किया जाता है अमेंडमेंट। तो देखिए, जिस तरह से हम कोई एक्ट बनाते हैं उसी तरीके का ही जो प्रोसीजर होता है वो अमेंडमेंट का भी होता है। जैसे अगर हमें कोई एक्ट बनाना है तो हम पहले एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी में भी एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर पहले वो जहाँ भी इंट्रोड्यूस किया होगा पहले वो उस हाउस से पास होगा, और वहाँ से पास होने के बाद फिर वो दूसरे हाउस जाएगा और वहाँ जा कर के पास होगा। और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जो है वो उनकी परमिशन के लिए, उनकी एसेंट के लिए जो है वो भेजा जाएगा। और उसके बाद जब परमिशन मिल जाती है, जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो फिर वो एक्ट जो है, वो बिल जो है वो एक्ट का रूप ले लेता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। तो उसी तरह जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है तो भी यही प्रोसीजर अपनाया जाता है। एक कोई बिल लाया जाता है और उसके बाद फिर वो बिल जो है वो दोनों हाउसेस से पास कराया जाता है और जो है फिर प्रेसिडेंट से उस पर साइन करा जाते हैं, और फिर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है। लेकिन इन डिटेल अब समझते हैं कि अमेंडमेंट होता कैसे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि पास होता है और फिर प्रेसिडेंट से साइन होता है। अब जब जो बिल पास होता है राज्यसभा या लोकसभा में, यानी अपर हाउस या लोअर हाउस में, तो फिर जो पास जब बिल को पास किया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल जो है वो 50% प्लस वन मेंबर अगर वोट दे देते हैं तो भी पास हो जाता है, या कभी टू टू थर्ड की जो है वो मेजॉरिटी लग जाती है। तो अब ये समझते हैं कि मेजॉरिटी क्या है, कि अगर हमें अमेंडमेंट समझना है तो उसके पहले हमें मेजॉरिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मेजॉरिटी क्या होती है। तो जो बिल पास होता है राज्यसभा या लोकसभा में, वो कितने मेंबर उसके पक्ष में, यानी कितने मेंबर फेवर में वोट करें तो वो बिल पास माना जाएगा, उसी चीज़ को हम कहते हैं मेजॉरिटी। जैसे अगर हम कहते हैं कि आधे से ज़्यादा लोगों ने जो है वो फेवर में वोट किया 50% प्लस वन तो पास हो जाए, या टू थर्ड यानी कि दो तिहाई लोगों ने वोट किया तो हो जाए। तो ये जो हो गया ये मेजॉरिटी के टाइप हो गए। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं मेजॉरिटी के टाइप क्या है। जब उनको जान पाएंगे तो फिर हम जो है अमेंडमेंट को आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहला है सिंपल मेजॉरिटी। सबसे पहला है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटेड, यानी कि जितने भी मेंबर हाउस में प्रेजेंट हैं उसके 50% से एक ज़्यादा मेंबर जो होगा
उतनी मेजॉरिटी, अगर उतने वोट फेवर में मिल जाते हैं तो वो बिल पास माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने मान लेते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो हाउस की है, वो है 400। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि हाउस की स्ट्रेंथ है 400, और जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उस दिन वहाँ पर जो मेंबर आए हुए हैं वो 350 आए हैं और 50 लोग एब्सेंट हैं, 50 लोग एब्सेंट हैं। तो जो सिंपल मेजॉरिटी बनेगी यहाँ पर, इसके हिसाब से जो सिंपल मेजॉरिटी बनेगी वो 350 डिवाइड बाय 2। तो 350 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 175 और प्लस 1, यानी कि हो गया 176। तो अगर 176 वोट फेवर में मिलते हैं तो ये बिल पास मान लिया जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटेड, यानी कि जितने लोग वहाँ प्रेजेंट थे और वोट किया है उसका 50% से ज़्यादा जो अगर वोट मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद दूसरा आता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, यानी कि जितने भी हाउस में मेंबर हैं उसका 50% से ज़्यादा। जैसा कि अभी हमने देखा था एग्जांपल में कि हाउस जो है उसमें मान लेते हैं कि 400 मेंबर्स हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी तो हो गई थी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं या वोट किया है उसका 50%, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होता है वो होता है स्ट्रेंथ का ही 50%, यानी अगर 400 लोग हैं तो उसका 50% यानी कि 200 वोट्स। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस दिन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया उस दिन जो है वो मेंबर आए थे हाउस में 350, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के तहत ये होगा कि 350 का 50% नहीं निकाला जाएगा, बल्कि इस 400 का ही 50%, यानी कि 200 जो होगा उतने ही वोट चाहिए होंगे बिल को पास कराने के लिए। यानी कि अगर 350 मेंबर आए हैं फिर भी जो जो वोट होंगे अगर बिल को पास कराने के लिए वो 200, मिनिमम 200 वोट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होता है वो टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी होती है उसका 50% होता है। उसके बाद आता है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट, यानी कि जितनी खाली सीटें होती हैं उसको माइनस कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है वो है 400, लेकिन उसमें से 5 सीटें इस वक्त खाली हैं या 6 सीटें मान लेते हैं खाली है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मान लीजिए 400 में से जो 6 सीटें हैं वो वेकेंट है, तो जो बच जाती हैं वो बचती है हमारी 596, सॉरी 396, 396 सीट बच जाती हैं। तो इसका जो 50% होगा, जो 396 का जो 50% होगा वो ही इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी जो है वो कहलाएगा। यानी कि 396 का जो 50% होता है वो होता है 198, 198। तो ये जो हो जाएगा यही हो जाएगा इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। तो अगर यहाँ पर 400 मेंबर्स हैं और उसमें से 6 सीटें खाली हैं तो 400 माइनस 6 कर दिया तो आ जाता है हमारा 396, और इसका 50% यानी कि इसका 50% यानी कि 198, ये हो जाएगा हमारा इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। यानी कि अगर हमें किसी बिल को इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के तहत पास करना है तो 198 जो है वो वोट लेने पड़ेंगे, अगर स्ट्रेंथ 400 है और 6 लोग उसमें वेकेंट 6 सीटें चल रही हैं तो। उसके बाद आता है स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी जो होता है वो जनरली होता है 2/3 ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि जितने भी मेंबर हैं उनका 2/3, उनका 2/3, या 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने भी मेंबर वहाँ पर हैं और प्रेजेंट है उन्होंने वोट किया है उसका 2/3। ये दोनों ही तरीक़ों से स्पेशल मेजॉरिटी होती है, डिपेंड करता है कि हम किस तरह का अमेंडमेंट कर रहे हैं या किस तरह का केस है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह की जो है वो मेजॉरिटी लगाई जाती है दोनों ही तरह से। यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का भी 2/3 और पूरी स्ट्रेंथ का 2/3 जो है दोनों ही तरह से स्पेशल मेजॉरिटी होती है। तो जो ख़ास बात है स्पेशल मेजॉरिटी में वो है 2/3, यानी कि 2/3। यानी
अगर यहाँ पर 300 सीट हैं, 300 मेंबर्स हैं, तो उसका 2/3 यानी कि 200 जो है वो जो उतने वोट किसी भी बिल को पास होने के लिए ज़रूरी है। तो ये है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और इन्होंने वोट किया है उसका 50%। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि जो जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने वोट किया है कितने नहीं, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%। उसके बाद आता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से माइनस कर देते हैं जितनी सीटें खाली जा रही हैं, और फिर जो बचे हैं उसका 50%। और स्पेशल मेजॉरिटी होता है 2/3 यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, या 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का। तो ये होती है मेजॉरिटी। इतनी तरह की मेजॉरिटी होती है। और अब हम जानते हैं कि इस मेजॉरिटी में किस किस तरह की मेजॉरिटी को लगाकर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का बिल पास किया जाता है। जानते हैं प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, किस तरह से संविधान में संशोधन जो है वो किया जाता है। तो देखिए, कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। अब क्या इंट्रोड्यूस करने की बात कर रही है, बात हो रही है बिल, यानी कि जो हम जो बिल लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, वो बिल हम किसी भी हाउस में, आइदर हाउस यानी लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। किसी भी हाउस में बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में, किसी विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का बिल नहीं लाया जा सकता। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने की पावर है वो पावर सिर्फ सेंटर के पास है, वो पावर स्टेट के पास नहीं है। फिर उसके बाद नो नीड ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इस तरह का बिल लाने के लिए हमें प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर ऑफ अ प्राइवेट मेंबर, सॉरी ऑफ अ नहीं होगा, ये होगा और, यानी कि कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, यानी कि इस तरह का जो बिल है वो कोई मिनिस्टर ला सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। अब ये प्राइवेट मेंबर क्या होता है, तो देखिए, जो हमारी असेंबली होती है उसमें कई सारे मेंबर होते हैं। मान लीजिए लोकसभा है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ये सभी मेंबर इलेक्ट होकर के आते हैं और उसमें से जो जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उस पार्टी की जो है वो सरकार बनती है, उसका प्रधानमंत्री होता है। और फिर प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के ही कहने पर जो प्रेसिडेंट हैं वो और सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। तो जनरली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जनरली उसी पार्टी के होते हैं जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन जनरली इसी तरह का होता है। तो जो ऐसे मेंबर्स जो इस असेंबली में कई सारे जो हैं वो मेंबर हैं और उसमें से कुछ गिने चुने मेंबर जो हैं वो जो हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं। तो जो ऐसे मेंबर हुए जो मिनिस्टर नहीं हैं लेकिन इस असेंबली के मेंबर ज़रूर हैं, वो जो हैं उनको हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी की सरकार बनी है उस पार्टी का कोई भी मेंबर प्राइवेट मेंबर नहीं होगा। उस पार्टी का भी मेंबर प्राइवेट मेंबर हो सकता है अगर वो मिनिस्टर नहीं है। और अपोजिशन का जो कोई भी व्यक्ति हो जिसकी गवर्नमेंट में, जिसकी सरकार नहीं है, जिसका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ऐसा मेंबर भी प्राइवेट मेंबर ही कहलाएगा। यानी कि उस असेंबली का ऐसा पर्सन जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिस्टर जो है वो भी इस तरह का बिल ला सकता है और प्राइवेट मेंबर यानी मिनिस्टर के अलावा भी कोई व्यक्ति होगा वो भी जो है वो इस तरह का बिल जो है पार्लियामेंट में ला सकता है। द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। जैसे अभी हमने पढ़ा है स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो जो जो यहाँ पर जो बिल लाया जाएगा वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना ज़रूरी है इन ईच हाउस यानी दोनों ही हाउसेस में। ईच हाउस मस्ट पास द बिल, दोनों ही हाउस में जो है वो बिल पास होना ज़रूरी है। नो जॉइंट सिटिंग, किसी भी तरह की जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा ये कि जॉइंट सिटिंग क्या होती है। तो देखिए, जब
कभी भी कोई बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो पहले वो एक हाउस में पास होता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक हाउस में पास हुआ, दूसरे हाउस में नहीं पास हो पा रहा है, किसी हाउस में पास हो गया, दूसरे हाउस में नहीं पास हो रहा है, या फिर किसी बात को लेकर, किसी विचार को लेकर आपस में मतभेद हो जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं। तो ऐसे क्लैश को दूर करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाता है। इस तरह का काम किया जाता है मतभेद होने के केस में, क्लैश होने के केस में। लेकिन जब हम अमेंडमेंट की बात कर रहे होते हैं, संविधान संशोधन की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे समय में कोई भी जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त सत्र जो है वो नहीं बुलाया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, दोनों ही हाउसेज में बिल को पास होना ज़रूरी ही है। इसके बाद इफ़ बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल प्रोविज़न है उसको चेंज करने के लिए है, फेडरल प्रोविज़न उसको चेंज करने के लिए है, तो इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। यानी कि अगर फेडरल प्रोविज़न में चेंज होने से रिलेटेड कोई भी बिल है, तो ऐसे बिल को जब पास किया जाएगा तो वो लोकसभा और राज्यसभा से तो पास होना ही होना है, उसके अलावा 50% स्टेट से सिंपल मेजॉरिटी से भी पास होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन और जुड़ जाती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा से तो पास होना ही चाहिए, लेकिन अगर फेडरल प्रोविज़न से चेंज होने वाली चीज़ है, फेडरल प्रोविज़न में चेंज करने वाली चीज़ है, तो वो जो लेजिस्लेचर है यानी जो राज्य की विधानसभा है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, 50% यानी कि आधे, हाफ ऑफ द स्टेट से वो पास होना चाहिए। लेकिन स्टेट में जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है ये बिल। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, लेकिन स्टेट में जो पास होने के लिए ये सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से होगा। लेकिन 50% स्टेट से भी पास होना ज़रूरी है अगर हम फेडरल प्रोविजंस में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, यानी कि दोनों ही हाउसेस से पास होने के बाद, और अगर फेडरल प्रोविज़न से रिलेटेड बिल है तो रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई होने के बाद द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट, यानी कि बिल जो है वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है उनकी एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है तो प्रेसिडेंट को अपनी जो असेंट है वो देना ही पड़ेगा, अपनी स्वीकृति बिल को देनी ही पड़ेगी, यह मस्ट है, उनके ऊपर बाइंडिंग है, उनको अपनी परमिशन, जो अपना एसेंट है वो देना ही पड़ेगा। ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज असेंट नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकमेंडेशन, यानी कि वो ना ही इसको वापस भेज सकते हैं, वापस पुनर्विचार के लिए, ना ही उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, ना ही उनको रोक करके रख सकते हैं। यानी कि ये बाइंडिंग हो जाता है अगर बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, या फेडरल प्रोविज़न वाला बिल है तो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद स्टेट उसको रेटिफाई भी कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा, अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। यानी यहाँ पर प्रेसिडेंट का कोई ख़ास रोल रह नहीं जाता है। तो इस तरह से हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं ये इसका प्रोसेस है। आइए अब जानते हैं कि किस किस तरह के प्रोविज़न किस किस तरह की मेजॉरिटी से होते हैं। तो देखिए, सिंपल मेजॉरिटी जैसे भी हमने पढ़ा था, 50% से ज़्यादा प्रेजेंट एंड वोटेड। तो इसमें अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट से रिलेटेड अगर हमें प्रोविज़न करना है, अगर हमें कोई न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करना है या उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुछ बाउंड्री वगैरह या इस तरह का कुछ चेंज करना है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर न्यू स्टेट बनाना है तो भी वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई प्रोविज़न होना है एक्विजिशन से या टर्मिनेशन से रिलेटेड, तो भी ये भी सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। और उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ
एमपीज़ यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी और अलाउंस में अगर कोई चेंज करना है तो इस तरह का जो संविधान संशोधन है, इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से क्या पास करना है। तो अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है तो हमें बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना ज़रूरी है। फिर अमेंडमेंट इन डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर हमें किसी तरह का चेंज करना है तो इस तरह का बिल भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यानी कि अगर हमें प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके प्रोसीजर में या उसकी किसी भी तरह की प्रोसीडिंग में कोई चेंज करना है, उसके मैनर में चेंज करना है, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी फिर स्टेट्स का रेटिफिकेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रोविज़न में चेंज करने के लिए इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट का अमेंडमेंट होता है, अभी तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं पार्लियामेंट का अमेंडमेंट, वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। आर्टिकल 368 के तहत इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। इससे पहले ही मैंने स्टेट वाले वीडियो में भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत करते हैं, लेकिन जब स्टेट से रिलेटेड हम कुछ प्रोविज़न करते हैं तो वो जो है वो आर्टिकल 368 के तहत जो है ये अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। वो आर्टिकल 3 के तहत अमेंडमेंट इस तरह का नहीं होता। वो मैंने स्टेट वाले वीडियो में बताया है, आप वीडियो जा कर के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 7th शेड्यूल में अगर हमें कुछ चेंज करना होता है, यानी कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो लिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट की कि किस पर कौन रूल बना सकता है, अगर उस शेड्यूल में उस लिस्ट में भी चेंज करना होता है तो उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट्स का रेटिफिकेशन लगता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, अगर इस तरह के सब्जेक्ट में भी हमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, अगर इससे रिलेटेड भी किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, किसी एक्ट में किसी भी तरह का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें करना है तो इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा उसके लिए भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट का रेटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। तो ये इस तरह के जो है प्रोविजंस होते हैं। ये यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके जो है उसका पीडीएफ जो है वो चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई कमी और कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।